Hello students, today we will study class 9 English 10th chapter of the book Behive, that is Kathmandu. So this chapter Kathmandu is an extract from Vikram Seth's travelogue Heaven Lake, which narrates his long journey from China to India via Tibet and Nepal. तो ये जो चैप्टर है ये विक्रम सेठ की ट्रैवल लॉग मतलब उनकी ट्रैवल जर्नी वे बेस्ड बुक हेवन लेक का एक एक्सट्रैक्ट है का एक हिस्सा है जिसका नाम है काठमांडू। और ये जो उनकी जो स्टोरी है इट नरेट्स द लॉन्ग जर्नी, उनकी जर्नी फ्रॉम चाइना चाइना से इंडिया तक वाया तिब्बत एंड नेपाल, यानी कि चाइना से इंडिया तिब्बत और नेपाल होते हुए, यानी कि चाइना से पहले वो तिब्बत गए, देन ही वेंट टू नेपाल एंड देन ही केम टू इंडिया. So the story tells us about his long journey. So in the starting of this chapter only हमें बताया गया है कि विक्रम सेठ जो है वो काठमांडू में ही है. He says that he get a cheap room in the center of town and sleep for hours. तो उनको रूम मिला टाउन के एकदम सेंटर में ही इन एन होटल और वो थोड़ी देर वहाँ पे रात को सो गए. The next morning अगली सुबह with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. अगली मॉर्निंग वो मिस्टर शाह के सन और उनके नेफ्यू के साथ काठमांडू के दो बहुत ही सैक्रेड टेम्पल्स, एक हिंदू और एक दूसरा बुद्धिस्ट, वहाँ गए. तो पहले वो बताते हैं कि क्या हुआ जब वो हिंदू पशुपतिनाथ टेम्पल में गए. So at Pashupatinath, outside which a sign proclaims entrance for Hindu only, there is an atmosphere of febrile confusion. तो वो बोलते हैं जब मैं पशुपतिनाथ गया तो वहाँ पे बाहर ही एक साइन बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ अंदर सिर्फ हिंदूज़ की ही एंट्री हो सकती है, कोई भी आउटसाइडर, कोई भी नॉन हिंदू पर्सन मंदिर के अंदर नहीं जा सकता. और वहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन का माहौल था. प्रीस्ट्स, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउस, मंकीज, पिजन्स, हॉकर्स, डिवोटीज एंड डॉग्स जस्ट रोम थ्रू द ग्राउंड. तो वहाँ पे इतना कंफ्यूजन मचा हुआ था कि जो पंडित थे, जो हॉकर्स थे, हॉकर्स मतलब जो वहाँ पे अपना पूजा का सामान बेच रहे थे, जो भक्त थे, डिवोटीज, देन टूरिस्ट जो वहाँ घूमने आए हैं, एंड एनिमल्स लाइक काउ, मंकी, पिजन एंड डॉग्स वहाँ पे घूम रहे थे. दे वर रोमिंग इन द ग्राउंड और वहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस मचा पड़ा था. वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, तो हमने, वो कहते हैं कि हमने आगे जाके भगवान को कुछ फ्लावर्स चढ़ाए. देर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशंस आर एल्बोड aside by others pushing their way to the front. अब विक्रम सेठ कहते हैं कि वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि जिसको भी आगे जाना होता था वो दूसरों को धक्का मार के आगे जा रहा था और प्रीस्ट की अटेंशन ले रहा था आगे जाके. अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स. अब क्या होता है, नेपाली रॉयल हाउस की एक प्रिंसेस वहाँ आ जाती है. एवरीवन बोज एंड मेक वे, और हर सब लोग अपना सिर झुका देते हैं उनके आगे. बोज मतलब सिर झुकाना, और उनके लिए रास्ता खाली कर देते हैं. बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सैफरन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर. अब मेन गेट पे ही कुछ वेस्टर्नर्स जो कि एकदम सैफरन कपड़े पहन के आए हैं, सैफरन भेस में आए हैं, क्लैड मतलब भेस में आए हैं, वो अंदर आने की परमिशन मांग रहे हैं. एंड दे आर क्लेमिंग टू बी हिंदूज. द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर दी हिंदूज. ओनली हिंदूज आर अलाउड इन द टेम्पल. अब वो वेस्टर्नर्स कह रहे हैं कि वो हिंदू हैं, पर जो वहाँ पे गार्ड्स हैं, पुलिसमैन है, वो मान ही नहीं रहे कि वो हिंदू है और वो उनको अंदर ही नहीं आने दे रहे बिकॉज ओनली हिंदूज वर अलाउड इन द टेम्पल. A fight breaks out between two monkeys. One chases the other, who jumps into a shivling, then runs screaming around the temples and down to the river, the holy Bagmati, that flows below.
अब वहीं पे दो बंदर लड़ने लग जाते हैं। एक भाग के शिवलिंग के पास आ जाता है, दूसरा वहाँ से पूरे टेम्पल में घूम के नीचे होली बागमती रिवर के पास चला जाता है जो वहाँ बहती है। A corpse is being cremated on its banks. corpse मतलब a dead body। तो उस बागमती रिवर के बैंक्स पे ही एक डेड बॉडी को का क्रेमेशन हो रहा है, का अंतिम संस्कार हो रहा है। वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बाथ। जो वॉशर वुमेन होती हैं वो कपड़े धो रही हैं वहाँ पे, और उनके चिल्ड्रन जो है वो बाथ ले रहे हैं उस नदी में। फ्रॉम अ बालकनी ऑफ a basket of flowers and leaves, old offerings now wilted, is dropped into the river। और जो सड़े हुए फ्लावर्स होते हैं, जो ओल्ड ऑफरिंग्स होती हैं और लीव्स होते हैं, वो उसी रिवर में बहाए जा रहे हैं। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kali Yuga will end on earth। तो वहाँ पे उस रिवर में ही एक श्राइन है, एक हाफ ऊपर का श्राइन है, यानी कि उस रिवर से आधा ऊपर एक श्राइन है, एक छोटा प्लेस ऑफ वर्शिप है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। और जब वो श्राइन फुली वाटर में इमर्ज हो जाएगा तब दैट गॉडेस विल एस्केप, और जो इविल पीरियड है कलयुग का वो भी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्टोरी बेस्ड ऑन दैट श्राइन। Now Vikram Seth has went to the Bodhnath Stupa. The Bodhnath Stupa is a Buddhist shrine of Kathmandu, यानी कि एक Buddhist temple है Bodhnath Stupa। There is in contrast a sense of stillness। अब वो बोलता है कि पशुपति नाथ के कंपैरिजन में बौद्धनाथ टेम्पल में एक काइंड ऑफ स्टिलनेस है, थोड़ी शांति है वहाँ पे और थोड़ा ठहराव है उस एनवायरनमेंट में। इट्स इमेंस वाइड डोम इज रिंग्ड बाय a road। Small shop stands on its outer edge. Many of these are owned by Tibetan immigrants. Felt bags, Tibetan prints and silver jewelry can be bought here। तो जो बौद्धनाथ स्तूपा है उसके आसपास से बहुत सारी रोड्स जा रही हैं और उन्हीं उन्हीं रोड्स में छोटी छोटी शॉप्स हैं बहुत सारी, और उनमें से मोस्टली शॉप्स के ओनर्स तिब्बतन इमिग्रेंट्स हैं। वहाँ पे आपको बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स और सिल्वर ज्वेलरी भी मिल सकती है। देयर आर नो क्राउड्स, देयर इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। और वहाँ पे ऐसा कोई शोर नहीं है। वहाँ पे एक, हाँ वहाँ पे मार्केट में लोग हैं पर देयर इज़ अ शांति, बहुत शांति है वहाँ पे, नॉट वेरी बिजी एंड ऐसे क्योस नहीं हुआ वहाँ पे। Now he says that Kathmandu is vivid, mercenary, religious, with small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets, with fruit sellers, flute sellers, hawkers of postcards, shops selling Western cosmetics, film rolls, and chocolates, or copper utensils and Nepalese antiques। और वो कहता है कि काठमांडू एक विविड, मर्सनरी और रिलीजियस जगह है जहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हैं उनकी स्ट्रीट्स में, फ्रूट सेलर्स हैं स्ट्रीट्स में, फ्लूट सेलर हैं, हॉकर्स हैं जो पोस्ट कार्ड्स बेच रहे हैं, शॉप्स है जहाँ पे वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स मिलते हैं, फिल्म रोल्स मिलते हैं और चॉकलेट्स मिलती है, और कॉपर यूटेंसिल्स मिलते हैं और नेपालीज की एंटिक्स चीज़ें मिलती हैं। Film songs blare out from the radios, car horn sounds, bicycle bells ring, stray cows low questioningly at motorcycles vendor shout out their wares। काठमांडू की जो गलियां हैं वहाँ पे फिल्मी गाने बज रहे हैं, देर आर फिल्म सॉन्ग्स दैट ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज़, और वहाँ पे कार के हॉर्न्स की साउंड है, बाइसाइकिल की बेल्स की साउंड है, और स्ट्रे काउज जो कि उस स्ट्रीट्स में घूम रही हैं
उनकी साउंड है, और जो वेंडर्स हैं जो अपने सामान के लिए लोगों को बुला रहे हैं कि ये ले लो, उसकी आवाज़ है. I indulge myself mindlessly by a bar of marzipan, a corn on the cob roasted in a charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder, and lemon, a couple of love story comics, and even a reader's digest. All this I wash down with Coca Cola and a nauseating orange drink and feel much the better for it. तो अब जो विक्रम सेठ है वो कुछ चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि अ बार ऑफ मार्जिपन. मार्जिपन एक स्वीट है जो कि ग्रेटेड आमंड से बनती है. देन ही बाइज अ कॉर्न ऑन द कॉब, यानी कि एक भुट्टा वो खरीदता है, जिसको कि एक भुना हुआ भुट्टा ऑन द चारकोल ब्रेजियर पे जिसको भुना जाता है, और इस भुट्टे पे सॉल्ट, चिली पाउडर और लेमन रब्ड किया होता है. He buys two love story comics, a couple of love story comics, and he buys a Reader's Digest. Reader's Digest might be a newspaper. और ये सारी चीज़ें वो, यानी कि जब उसने एक मार्जिपन का बाय लिया एंड ही बॉट अ कॉर्न ऑन द कॉब, तो वो सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए वो एक कोका कोला लेता है और एक नॉशिएटिंग ऑरेंज ड्रिंक लेता है. नॉशिएटिंग मतलब एक सिकनिंग, एक स्ट्रॉन्ग ऑरेंज ड्रिंक लेता है और वो खाता है ये सब. आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड आई टेक बैक होम, और वो ये सोचता है कि मैं किस रूट से घर जाऊं. इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाय enthusiasm for travel per se, I would go by bus and train to Patna, then sail up the Ganges, past Benares to Allahabad, then up the Yamuna, past Agra to Delhi. तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि विक्रम सेठ अपनी प्लानिंग करता है वापस जाने की. कैसे कि अगर वो यहाँ से बस या फिर ट्रेन पर पटना तक जाएगा और फिर वहाँ से बनारस से होते हुए इलाहाबाद, वहाँ से आगरा से लेकर अपने घर दिल्ली तक पहुँच जाएगा. बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक. टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त. गो होम, आई टेल माई सेल्फ. मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम. आई एंटर अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट. तो वो ये सोचता है कि यार मेरे को तो घर जल्दी जल्दी जाना है, और अगर मैं ऐसे इतने लंबे रूट से कि मैं पटना, फिर बनारस, फिर इलाहाबाद, फिर आगरा, फिर दिल्ली जाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा. तो वो सीधा सीधा क्या करता है, नेपाल एयरलाइंस ऑफिस में जाता है और वहाँ से नेक्स्ट डे की दिल्ली की फ़्लाइट की टिकट ले लेता है. आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल. अब उसके होटल के पास ही एक कॉर्नर में एक फ्लूट सेलर, यानी कि एक बांसुरी बेचने वाला खड़ा होता है. इन हिज हैंड इज अ पोल विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्यूड इन ऑल डायरेक्शंस. अब उस फ्लूट सेलर के हाथ में एक पोल है और उसके ऊपर एक पॉक्यूपाइन के क्विल्स जैसा, यानी कि कांटे कांटे जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उन क्विल्स में से बांसुरीज प्रोट्यूड कर रही हैं, यानी कि ऊपर उस पोल के एकदम टॉप पे बहुत सारी बांसुरियाँ प्रोट्यूड कर रही हैं. दे आर ऑफ बैम्बू. देर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स. अब वो जो बांसुरी है, वो जो फ्लूट्स हैं, वो बैम्बू की फ्लूट्स हैं. From time to time, he stands the pole on the ground, selects the flute and plays for a few minutes. अब थोड़ी थोड़ी देर के इंटरवल्स में ही जो फ्लूट सेलर है वो अपने डंडे को नीचे रखता है और ऊपर से एक फ्लूट उतार के उसको बजाता है. The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawkers' cries. अब जो उसकी फ्लूट बजाने की साउंड है वो उस स्ट्रीट में ट्रैफिक और बाकी हॉकर्स के चिल्लाने की साउंड से कहीं ज़्यादा है, तो वो किसी को भी क्लियरली सुनाई दे जाती है. ही प्लेज स्लोली, मेडिटेवली, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले. जो फ्लूट सेलर है वो अपनी फ्लूट बड़े स्लोली, बड़े मेलोडियसली, बड़े मेडिटेटिवली और आराम से अपनी फ्लूट को बजाला है, बिना
बहुत ज़्यादा ऐसे दिखावा करे. He does not shout out his wares. वो ऐसे चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रहा कि आओ बांसुरी ले लो, बांसुरी ले लो. He is just playing that flute very melodiously and very meditatively. He does not shout out for his wares, यानी कि वो चिल्ला नहीं रहा कि आओ मेरी बांसुरी खरीदो. Occasionally he makes a sale, but in a curiously off-handed way, as if there were incidental to his enterprises. हाँ, वो कभी कभी थोड़ा थोड़ा ऐसे बोल देता है कि बांसुरी वाला वगैरह, वो बोल देता है लोगों को आने के लिए, पर नॉट दैट मच. समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्लूट सेलर, और थोड़ी देर बाद वो अपना फ्लूट बजाना बंद करता है ताकि वो फ्लूट सेलर से बात कर सके. आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स. तो विक्रम सेठ सोचते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सालों से यही करता आ रहा होगा. आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर. और विक्रम सेठ उस म्यूज़िक से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं एकदम से दैट ही फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू लीव दैट स्क्वायर. Flute music always does this to me. It is at once the most universal and most particular of sounds. विक्रम सेठ कहते हैं कि अगर कहीं भी फ्लूट बजती है तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि फ्लूट एक ऐसा यूनिवर्सल और एक मोस्ट पर्टिकुलर काइंड ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस करता है. देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट. अब विक्रम सेठ कहते हैं कि ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है वर्ल्ड में जहाँ पे फ्लूट का यूज़ ना हो, जहाँ के म्यूज़िक में फ्लूट का यूज़ ना हो. द रेड ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear or breathy flutes of South America, the high-pitched Chinese flute. अब वो कहते हैं कि चाहे वो रेड नी हो, चाहे वो रिकॉर्डर हो, जापानीज शाकुहाची हो, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदू क्लासिकल म्यूज़िक हो, या फिर क्लियर और ब्रीदी फ्लूट्स साउथ अमेरिका की हों, या फिर हाई पिच चाइनीज़ फ्लूट्स हों, हर कल्चर के म्यूज़िक में फ्लूट्स का इस्तेमाल ज़रूर होता है. Each has its own specific fingering and compass. अब विक्रम सेठ कहते हैं कि हर फ्लूट का अपना अलग प्लेइंग मेथड है. फिंगरिंग मतलब द मेथड टू प्ले डिफरेंट नोट्स इन अ फ्लूट. इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशंस, और हर फ्लूट अपना एक अलग तरह का म्यूज़िक बजाती है. Yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentence to the human voice. पर विक्रम सेठ कहते हैं कि मेरे लिए म्यूज़िक या बेसिकली फ्लूट्स को सुनना इज़ something that is common among every human being, every human phrase, or every mankind. Its motive force too is living breath. It too needs to pause and breathe before it can go on. और वो कहते हैं कि फ्लूट भी ह्यूमन वॉइस जैसी है. जैसे हम बोलते हैं और हमें सांस लेने के लिए बीच में बोलने से पहले रुकना पड़ता है, वैसे ही फ्लूट को भी पहले सांस लेनी पड़ती है, देन द वॉइस ऑफ द फ्लूट्स और द साउंड ऑफ द फ्लूट्स कम आउट. तो ही सेज दैट flute is similar to human voice, that I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprised me at first, for on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. तो विक्रम सेठ ये कहते हैं कि मुझे बांसुरी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट थी बांसुरी से कि मुझे अब पता चलता है. I earlier didn't realize this thing, that I am so much attached to the music or to the way the bansuri is played. And he remarks that जो फ्लूट है उसने उसके दिमाग पे एक बहुत ही गहरा इम्प्रिंट छोड़ दिया, which he carries it with him when he returns home. मतलब फ्लूट वॉज अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ हिज ट्रैवल और अ ट्रिप. So what message do we get from this story?
Although this extract is a part of a travelogue and the narration of experiences of the author in Kathmandu without any apparent message, still it has deeper layers of meaning. अब यहाँ पे ये कहा गया है कि हालांकि ये एक एक्सट्रैक्ट है एक ट्रैवलॉग में से, ट्रैवलॉग मतलब अ बुक बेस्ड ऑन ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, पर फिर भी इसमें एक बहुत ही डीप मैसेज है. The author disapproves of the noise and confusion in the Hindu temple and admires the serenity reigning supreme in the Buddhist temple. पहली बात जो यहाँ पे हुई है वो है कि ऑथर कह रहे हैं कि हिंदू टेम्पल में एकदम शोर है, बहुत नॉइज़ है. वही उसी तरफ दूसरी तरफ जो बुद्धिस्ट टेम्पल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेरेनिटी, शांति और पीस है. He also reveals how we thoughtlessly pollute our rivers, washing clothes on its bank, cremating corpses and dumping rubbish in them. सेकेंड मैसेज ये मिलता है कि कैसे हम एक होली रिवर को या फिर कोई भी रिवर को पॉल्यूट करते हैं. जैसे कि इस चैप्टर में होली बागमती रिवर को पॉल्यूट किया जा रहा था बाय क्रीमेटिंग कॉर्पसेस. कॉर्पसेस मतलब डेड बॉडीज़ का अंतिम संस्कार करके उनकी अस्थियां वहाँ बहा के उसको पॉल्यूट किया जा रहा था. और रिवर में कपड़े धो के नहा के रिवर में या फिर उसमें कचरा फेंक के we are just polluting the river. And the third message that we have been conveyed is the extract conveys the message that the purity and serenity of the holy places must be maintained. कि कोई भी पवित्र और ऐसी भगवान की जगहों पे serenity और purity of the resources that are available there and serenity of the environment वहाँ पे maintained रहनी चाहिए. The environment should not be very chaotic and full of confusion and noise. The environment should be very holy, pure and serene. So that brings us to the end of this video and end of this chapter too. I hope you all understood this chapter very well. If you have any queries, suggestions or questions to ask, you can ask them in the comment box below.